हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि जानते हैं कि आज संविधान के दूसरे टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, जिसका नाम है कंपनी रूल, यानी कंपनी का शासन। वैसे पहले आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और बहुत ही केयरफुल तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए, आज संविधान पढ़ रहे हैं, उसमें कंपनी रूल जो कंपनी शासन है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे और कंपनी रूल के बारे में जानेंगे, यानी कंपनी का शासन। कंपनी का शासन और जो कंपनी का शासन है ना, कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में शासन, व्यापार और जितने भी एक्ट्स आएंगे उन्हीं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास शुरू करते हैं और जितने भी हमारे भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे उम्मीद यही करूंगा कि वो डेली मेहनत करके कंटेंट्स तैयार करें और बाकायदे अच्छे तरीके से पढ़ें, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या एग्जाम में देखने को न मिले। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं कंपनी का शासन, और इसे इंग्लिश में कहते हैं कंपनी रूल। कंपनी रूल। और ये जो कंपनी का नियम है ना, ये है आपका 1773 से लेकर 1858 ईस्वी तक। इतना आपका कंपनी का रूल है। कंपनी के रूल में अलग अलग नियम आए, अलग अलग एक्ट्स आए, उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि किसी भी एग्जाम में इन सन के बीच से एक क्वेश्चन जरूर उठाता है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि संविधान बना तो कौन कौन से नियम पहले आए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। कोई भी भाई हमें बताए कि रेगुलेटिंग एक्ट क्या है? चलिए फटाफट बताइए, 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट क्या है? किसी को पता है? चलिए फटाफट बताइए। चलिए देखिए, मैं बताता हूं कि 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट क्या है। रेगुलेटिंग एक्ट एक तरह का नियम है, माने एक तरह का कानून है। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में सबसे पहले क्या हुआ कि बंगाल के जो गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे। इस जो गवर्नर है ना, इसका पदनाम बदल करके बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। ये देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बंगाल के गवर्नर को किस एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में सबसे पहले क्या किया गया कि जो बंगाल के पहले गवर्नर थे वो थे रॉबर्ट क्लाइव, और जो बंगाल के अंतिम गवर्नर थे, बंगाल के पहले गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के जो अंतिम गवर्नर थे वो थे वारेन हेस्टिंग्स। ये बंगाल के अंतिम गवर्नर थे, और जब बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदल के बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया, तो वारेन हेस्टिंग जो कि बंगाल के अंतिम गवर्नर थे, इन्हें ही बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है
कि 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदल के बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। ठीक है। अब दूसरा क्या हुआ कि दूसरा ये है कि मद्रास, जिसे आज के समय में चेन्नई कहते हैं, मद्रास और मुंबई जिसे बॉम्बे कहते हैं, मुंबई, इनके गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। मद्रास और मुंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो बंगाल के गवर्नर थे उन्हें बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और जो बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया तो मद्रास के जो गवर्नर थे और बॉम्बे के जो गवर्नर थे उन दोनों गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। दो चीज़ें आप लोगों ने जान ली। अब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा तीसरा क्या नियम है, तो तीसरा जो नियम है कि 1774 ईस्वी में 1774 ईस्वी में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 ईस्वी में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई तो 4 जज बनाए गए, और सबसे प्रमुख जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था एलिजा एम्पे। ये जो थे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, यानी कि एक ये थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो कोई भी पूछे कि 1774 ईस्वी में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुई थी उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो एलिजा एम्पे। इतनी बातें आप लोगों को बाकायदा समझ में आ गई। तो 1774 में एलिजा एम्पे को कोलकाता का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया जो सुप्रीम कोर्ट था। यह किस एक्ट के तहत, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही। और एक और प्रमुख बात कि कोलकाता के जो गवर्नर थे, कोलकाता के जो गवर्नर थे इनको बिहार, उड़ीसा और बंगाल, कोलकाता के गवर्नर को बिहार, उड़ीसा और बंगाल के लिए विधि यानी कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। कानून बनाने का अधिकार। तो जो कोलकाता के गवर्नर थे उनको बिहार, उड़ीसा और बंगाल तीनों जगह के कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। इतनी बातें रेगुलेटिंग एक्ट में है 1773 के। अब नेक्स्ट वाला पढ़ेंगे 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट है और इसको विशेष रूप से हेडलाइन बनाकर लिखेंगे, पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें क्या किया गया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब जो होता है कि वे लोग जो व्यापार से संबंधित थे, जो लोग
व्यापार से संबंधित थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर मतलब राजनीति। तो जो लोग व्यापार से संबंधित थे और जो लोग राजनीति से संबंधित थे, दोनों को क्या किया गया कि अलग कर दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर यानी व्यापार और राजनीति को टोटल 2 भागों में अलग कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। अब ये 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में सिर्फ एक यही नियम है, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है, तो इसे हेडलाइन बना लीजिएगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं 1786 ईस्वी का अधिनियम। 1786 ईस्वी का अधिनियम। तो 1786 ईस्वी का अधिनियम, इसमें क्या किया गया कि जो गवर्नर था, गवर्नर को जो भी परिषद फैसला लेता था, कि गवर्नर का जो भी परिषद के अंदर आता था फैसला लेता था, उसको निर्णय के जो उसका निर्णय बनाया जाता था, उस निर्णय के विरुद्ध गवर्नर का निर्णय मान कर दिया गया। मतलब कि अब क्या होगा कि जो गवर्नर के परिषद के अंदर आते हैं जितने लोग, उनका निर्णय खारिज कर दिया जाएगा और फिर उसके बाद से जो गवर्नर नियम बना देगा वही चलेगा। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश शासक ही नियम बना सकते हैं और वही लागू कर सकते हैं। तो इसमें लिखेंगे गवर्नर परिषद नियम को, गवर्नर परिषद नियम को खारिज कर सकता है। उसको ये अधिकार दे दिया गया कि अब वो परिषद के नियम को खारिज करे और अपना नियम लागू कर सकता है। उसकी मर्जी के अपील कोई भी सुनवाई नहीं होगी। इतनी बातें आपके आ जाते हैं 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट। चार्टर एक्ट को भी अधिनियम यानी कि कानून ही कहते हैं। 1793 ईस्वी के चार्टर एक्ट में 2 काम हुए। सबसे पहला काम क्या किया गया कि कंपनी के एकाधिकार, मतलब कि जिस चीज़ पर कंपनी का अधिकार है यानी कि व्यापारिक अधिकार को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। जैसे कि किसी चीज़ पर मान जाए कि किसी कंपनी पर चाहे किसी राज्य पर अगर कंपनी शासन कर रही है, तो अब केवल लगातार 20 वर्षों तक कंपनी ही शासन करेगी। एक काम ये हुआ। और दूसरा क्या किया गया कि जितने भी कंपनी के कर्मचारी थे, चाहे वो ब्रिटिश भारतीय, सबका वेतन भारतीय कोष से दिया जाने लगा। मतलब कि इससे पहले जो था उसका क्या होता था कि ब्रिटिश सरकार उनका वेतन देती थी, लेकिन अब उन्होंने ये रूल चेंज कर दिया, एक नया नियम अपना बनाया और वो नियम ही 1793 ईस्वी के चार्टर एक्ट में है। तो सबसे पहला क्या हुआ कि कंपनी के एकाधिकार को अगले 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गए कि बढ़ा दिया गया मतलब अब किसी भी चीज़ पर अगर कंपनी अधिकार कर रही है या किसी भी चीज़ पर वो राज्य कर रही है तो केवल वही अगले 20 वर्ष तक शासन करेगी। और दूसरा, कंपनी के कर्मचारियों का वेतन भारतीय कोष से दिया जाने लगा। कंपनी के कर्मचारियों का वेतन भारतीय कोष से दिया जाने लगा।
इसमें ये दो नियम हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको विशेष ध्यान रखेंगे कि किस एक्ट के द्वारा कंपनी के एकाधिकार को अगले 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, या किस एक्ट के द्वारा कंपनी के कर्मचारियों का वेतन भारतीय कोष से दिया जाने लगा। इतनी बातें आप लोग विशेष रूप से याद रखेंगे। अब आते हैं 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट्स है। 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट। 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट, इसमें क्या किया गया कि चाय एवं चाय और चीन, यानी कि चाय जो पीने वाला चाय है और चीन देश, चाय और चीन को छोड़ करके बाकी किसी भी चीज पर जो कंपनी का एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। मतलब कि सिर्फ चाय पर कंपनी का पूरा अधिकार रहेगा और चीन देश पर पूरा अधिकार कंपनी का रहेगा। कंपनी जो चाहे करे, जैसे चाहे करे। अब बाकी जितने भी चीज थे उनका एकाधिकार टोटल पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। तो इसको लिख लेंगे, चाय और चीन को छोड़कर कंपनी के एकाधिकार समाप्त। अब दूसरा चीज ये है, पहला तो ये लिख लिए। अब दूसरा देखिए कि दूसरा क्या किया गया है, उसमें जितने भी ईसाई धर्म के प्रवर्तक थे, मतलब ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जितने भी लोग थे उनको भारत में आने की अनुमति दे दी गई। तो दूसरा लिख लीजिए, ईसाई धर्म प्रचारक को भारत में धर्म प्रचार प्रसार के लिए अनुमति दे दी गई। और तीसरा जो है उसमें क्या किया गया कि हर साल शिक्षा पर 1 लाख रुपए का बजट दिया जाने लगा। शिक्षा पर 1 लाख रुपए का बजट इसलिए दिया जाने लगा कि 1 लाख रुपए दे करके शिक्षा और साहित्य में प्रोत्साहन के लिए शिक्षा पर हर साल 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। तो वो बताया गया कि हर साल 1 लाख रुपए तक का बजट। इसमें हर साल 1 लाख रुपए तक का बजट। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या हुआ कि कंपनी के चाहे जितने भी अंग्रेज व्यापारी थे उनको भारत में व्यापार करने की पूरी छूट। मतलब कि पहले तो लूट ही रहे थे, अब और जितना चाहे उतना लूट ले। क्योंकि ये सारे नियम इसलिए बनाए जाते थे क्योंकि उन्हीं का शासन चलना शुरू हो गया था। अब वो जिसे चाहेंगे, जैसे चाहेंगे वैसे नचाएंगे। तो क्या लिखेंगे आप लोग कि हर साल, आप लोग इसमें लिखेंगे भारतीय आप लोग इसमें लिखेंगे अंग्रेज व्यापारियों को भारत में व्यापार करने की छूट मिल गई। मतलब कि अब वो चाहे तो भारत के किसी भी हिस्से में व्यापार कर सकते हैं। इतनी बातें 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा
है। तो ये चारों जो मेन पॉइंट हैं इसको आप लोग विशेष रूप से याद रखेंगे। अब चलिए अगला पढ़ते हैं 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट। 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। इसमें सबसे पहला काम क्या किया गया ना कि 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा कि कंपनी के सारा एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। सारे एकाधिकार को समाप्त करने का मतलब कि अब किसी भी चीज़ पर अकेले कंपनी राज नहीं करेगी, मतलब शासन अधिनियम यानी कि अन्य लोग भी राज्य कर सकते हैं। तो सबसे पहला लिखेंगे कंपनी एकाधिकार समाप्त। सिर्फ कंपनी का एकाधिकार समाप्त हुआ, इसका मतलब ये है कि कंपनी अकेले अधिकार नहीं करेगी। इसका मतलब ये नहीं कि पूरी कंपनी ही समाप्त कर दी गई। कंपनी नियम है, कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। और दूसरा जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदल करके बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। वो तो आप लोग 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में पढ़ लिए। अब बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उनका पदनाम बदल करके भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो ये 1833 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का पद, बंगाल के गवर्नर जनरल, इनका पदनाम बदल करके भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। अब बंगाल के गवर्नर जनरल का पदनाम भारत के गवर्नर जनरल में परिवर्तित हो गया। तो अब जो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेटिंग, लॉर्ड विलियम बेटिंग, ये जो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे इन्हें भारत का पहला गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, इतनी बातें 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट में है। ठीक है, और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज, दास प्रथा। दास प्रथा, दास प्रथा मतलब कि अब कोई किसी को गुलाम नहीं बना सकता है, या हम किसी को अपने अधीन नहीं रख सकते हैं, किसी से अपनी मन मर्जी का नहीं कर सकते हैं। तो दास प्रथा समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो दास प्रथा जो समाप्त कर दिया गया मतलब कि अब किसी को भी कोई गुलामी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इतनी बातें 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट में है। अब चलिए अगला पढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि 1835 में इंडिया की ऑफिशियल भाषा इंग्लिश बनी थी। इंडिया की ऑफिशियल जो भाषा थी उसे इंग्लिश कर दिया गया। और इंडिया की ऑफिशियल भाषा इंग्लिश कर दिया गया मतलब कि अब जितने भी कार्यालय होंगे, चाहे सरकारी कर्मचारी, चाहे किसी भी न्यायालय में, अब सिर्फ इंग्लिश में पहले वाद विवाद होगा, चाहे वार्तालाप होगा, फिर उसके बाद से उसका हिंदी में वर्जन किया जाएगा। ठीक है, इतनी बात 1835 ईस्वी में इंडिया की ऑफिशियल भाषा इंग्लिश कर दी गई। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट, 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट। 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट में कंपनी के 6 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब कि व्यापार से जो रिलेटेड थे बड़े बड़े डायरेक्टर्स, मतलब पहले 24 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे। कंपनी के 24 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे जो कि व्यापार से रिलेटेड थे। व्यापार, इनको क्या किया गया
इसमें से 6 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को निलंबित कर दिया गया, मतलब उनके पद से हटा दिया गया। 6 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को डायरेक्ट सीधे कि भैया अब तुम चलो, तुम्हारा काम खत्म। कंपनी के 6 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हटा दिया गया। तो हटा दिया गया तो अब कितने बचे? टोटल 18 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बचे। और फिर उसके बाद से क्या किया गया कि आईसीएस मतलब इंडियन सिविल सर्विस, आईसीएस की लिखित परीक्षा की शुरुआत कर दी गई। लिखित परीक्षा शुरू 1853 ईस्वी में आईसीएस की लिखित परीक्षा की शुरुआत कर दी। इतनी बातें जरूर पूछता है कि आईसीएस की शुरुआत कब हुई थी या किस एक्ट के द्वारा या किस अधिनियम के द्वारा हुई, तो 1853 के द्वारा। ये बात आप विशेष याद ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब चलिए, इसमें पहले जो क्वालिफाइड ऑफिसर थे ना, वो पहले क्वालिफाइड थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये जो पहले क्वालिफाइड ऑफिसर थे, ये पहले आईसीएस ऑफिसर नहीं, सिर्फ क्वालिफाइड यानी परीक्षा को क्वालिफाई किए थे। ये पहले क्वालिफाइड ऑफिसर थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है। 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट में ये 2 बातें हैं। अब चलिए अगला देखते हैं। अगला है 1858 ईस्वी का अधिनियम। 1858 का भारत शासन अधिनियम। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 1857 में भारत में विद्रोह हुआ था, और विद्रोह जो स्टार्ट हुआ था मेरठ से हुआ था। इसमें भारतीयों ने जमकर अंग्रेजों का विरोध किया था, और इसी विद्रोह के वजह से ही 1858 का भारत शासन अधिनियम आया। और इस भारत शासन अधिनियम में सबसे पहला काम क्या हुआ कि कंपनी का नियम पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया, कि अब कंपनी नियम नहीं चलेगा। कंपनी का नियम पूरी तरीके से समाप्त। इसका मतलब ये हुआ कि अब भारत में द्वैध शासन नहीं होगा। द्वैध शासन समाप्त। भारत में द्वैध शासन टोटली समाप्त कर दिया, यानी कि कंपनी का नियम समाप्त। और दूसरा क्या हुआ कि भारत का जो गवर्नर जनरल था उसको भारत का वायसराय बना दिया गया। भारत का गवर्नर जनरल, भारत का जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग। उसी को भारत का वायसराय बना दिया गया। इतनी बातें 1858 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा आती है। सबसे पहला चीज 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा कि कंपनी के नियम को पूरी तरीके से समाप्त, यानी कि भारत में अब द्वैध शासन चलेगा ही नहीं चलेगा। अब फिर उसके बाद से भारत के गवर्नर का पदनाम बदल करके भारत का वायसराय कर दिया, और भारत के जो अंतिम गवर्नर थे, गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, उन्हें भारत का वायसराय बना दिया गया। इतनी बातें हम लोगों ने कंपनी के नियम में पढ़ी, जो था 1773 से लेकर 1858 तक। इतनी बातें कंपनी रूल में थी। तो ये कंपनी का नियम आज यही समाप्त होता है। कल से हम लोग पढ़ेंगे क्राउन रूल। क्राउन रूल में आपका आता है कि जो शासन करेंगे ब्रिटेन वाले, जो डायरेक्ट शासक के द्वारा शासन होगा, यानी कि ब्रिटेन के जो शासक रहेगा वो डायरेक्ट सीधा भारत पर शासन करेगा। वो आपका आता है 1858 से लेकर 1947 ईस्वी तक। तो कल बाकायदे डिटेल में इसी के बारे में वर्णन करेंगे। आज के क्लास में जितना भी मैं बताया हूँ उसको बाकायदे कंटेंट्स तैयार कीजिए और डेली स्टडी प्लस रिवीजन वाले फार्मूला पे एकदम लग जाइए। आज के क्लास को यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा।
और अच्छा लगा होगा तो आप लोग शेयर कीजिए, ताकि जल्द से जल्द हमारे सब्सक्राइबर बढ़ें और जल्द से जल्द हम और आगे प्रोग्रेस करें और अच्छी व्यवस्थाएं करें और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करें। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।